हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी के इन्वायरमेंट के इस 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है कंजर्वेशन एफर्ट्स, उसका पार्ट 4। तो आइए शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड से। क्या है ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, थोड़ा पहले समझते हैं डिटेल से इसको। स्नो लेपर्ड के बारे में आपको बताते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। साथियों, स्नो लेपर्ड जो हैं इन्हें गोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा कार्निवोर है जो आपको हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है करीब 12 देशों के अंदर। वो 12 देश में नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का नाम आता है। हमारे भारत देश में बात करें तो वही हिमालयन और ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप में करीब ऊंचाई मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 3000 मीटर से 5400 मीटर्स अबव MSL ये आप पाओगे। और देखें तो ये आपको कुछ स्टेट्स जैसे कि लद्दाख हो गई, अपनी जम्मू एंड कश्मीर हो गई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों पे देखने को मिलता है। अब देखिए जो कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम है इंडियन ट्रांस हिमालयन रीजन का, इसमें और भी काफ़ी खूबसूरत और यूनिक वाइल्ड लाइफ जैसे पल्लास कैट, यूरेशियन लाइनक्स, ब्लैक नेक्ड क्रेन, तिबेतियन गैज़ल, तिबेतियन आर्गाली और कियांग जैसे जानवर भी मिलते हैं। अब चूँकि यहाँ पे बहुत ही रेंज साइजेस हैं स्नो लेपर्ड की, तो ये माना जाता है कि एक फ्लैगशिप स्पीशी है और कंजर्वेशन इसका करना चाहिए इंडियन हिमालयाज़ में, और सरकार इसके लिए लेकर आई प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। इसके अलावा हालांकि जो स्नो लेपर्ड हैं और प्रे जो उनका होता है, खाना पीना है, ये उस एरियाज़ में होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के भी बाहर हैं। तब भी स्नो लेपर्ड ने जो है ऐसा जो प्रोजेक्ट है स्नो लेपर्ड का, इसने एक अडॉप्ट करा एक लैंडस्केप लेवल पार्टिसिपेटरी अप्रोच को टू किस लिए, स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए। और ये इस तरह का पहला इनिशिएटिव कोई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का इंडिया के अंदर। अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल समझ लेते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। इनको जो है ना वो किस कैटेगरी में रखा है, अलग अलग जो है वो कन्वेंशंस के अंदर हम समझते हैं। देखिए IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, और जो अपना ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके शेड्यूल 1 में आते हैं। इसके अलावा शेड्यूल 1 ये जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1978 के तहत भी उसके अंदर आते हैं। इनको अपेंडिक्स 1 में डाला गया है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि साइट्स है उसके तहत, और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ के भी, क्योंकि इनको हाईएस्ट कंजर्वेशन स्टेटस की ज़रूरत होती है पूरे मतलब ग्लोबली में भी, विश्व भर में भी और इंडिया के अंदर भी। अब इंडिया के अंदर आप कहेंगे कि स्नो लेपर्ड को किस चीज़ से खतरा है। साथियों, खतरा इस बात का है क्योंकि जो ये खाते हैं प्रे जो है इनका वो कम होता जा रहा है प्रे डिप्लीशन की वजह से। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग होती है ना, बहुत किलिंग होती है, पोचिंग होती है, इलीगल ट्रेड होता है, अनरेगुलेटेड टूरिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है माउंटेन्स के अंदर, और वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी बहुत ख़राब हैं जिसकी वजह से फ्री रेंजिंग डॉग पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। साथियों, जो ग्लोबल प्रोटोकॉल है फॉर द पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ वर्ल्ड स्नो लेपर्ड, ये है अंडर ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत। इसका शॉर्ट फॉर्म है GSLEP। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। साथियों, इंडिया ने इसको रेटिफाई करा है 2013 में। एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका ग्लोबल स्नो लेपर्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम का, जो कि एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है जिसमें 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज आती हैं। ये सारी जो सरकारें हैं इन्होंने जॉइंटली इनिशिएट किया है कि भाई हम सब एक साथ काम करेंगे और पॉपुलेशन असेसमेंट करेंगे वर्ल्ड के स्नो लेपर्ड्स का या पॉज का।
अब पॉज क्या है इसको एक बार और समझ लीजिए, पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ वर्ल्ड स्नो लेपर्ड, ठीक है, पॉज। अब देखिए इम्पोर्टेंस और कुछ समझा कि भैया बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि स्नो लेपर्ड कहाँ हैं, उनका क्या स्टेटस है, उनको प्रॉपर कंजर्व करने की प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। इन सब की चीज़ों को समझ के सरकार ने लॉन्च करा इंडियाज़ पॉज एफर्ट, ठीक है ना, PAWS जो मैंने अभी फुल फॉर्म बताया। रिफर्ट यहाँ पे क्या कहेंगे कि स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, इसके तहत SPAI हो गया। ये माना जा रहा है कि साइंटिफिकली एक अच्छा नेशनल लेवल का और स्टेट वाइज पॉपुलेशन का एस्टिमेट निकालेगा कि जो भी खतरा है इनके हाई एल्टीट्यूड पे क्या है, इनसाइड आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया के जहाँ पे भी अकर कर रहे हैं इनके बारे में पूरी डिटेल निकालना। अब देखिए स्नो लेपर्ड सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया तक तो सीमित रहते नहीं हैं, है ना, ये आपको हाई एलिवेशंस तक फैले दिखेंगे, हिमालयंस में, ट्रांस हिमालयंस रीजन्स में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे होस्ट करी 4th स्टीयरिंग कमेटी को, या आप कह लीजिए GSLEP प्रोग्राम को अक्टूबर 2009 में किया था दिल्ली के अंदर। और इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि न्यू दिल्ली स्टेटमेंट निकला ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रिजॉल्व ऑफ द स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज टुवर्ड कंजर्वेशन ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम ऑफ सेंट्रल एंड द साउथ एशिया जहाँ पाए जाते हैं। अब ये देखते हैं कि स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन जो असेसमेंट है उसमें इंडिया के अंदर क्या रहा, ये समझते हैं। देखिए इसका मैंने बताया SLPAI इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये सब पहला नेशनल प्रोटोकॉल था जिससे क्या था कि स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को इंडिया में पहली दफ़ा पता लगा रहे थे। ये एक 2 स्टेप का प्रोसेस था, इसमें सर्वे वगैरह होता था कि स्टेट लेवल पे। इसमें पहले स्टेप में बात क्या थी कि हम अच्छे से सिस्टमेटिकली पहले असेस करेंगे कि जहाँ जहाँ स्नो लेपर्ड फैले हैं, है ना, और ये जो ऑक्यूपेंसी बेस्ड अप्रोच होगी वो बेस्ड होगी डेटा पे। डेटा किसका? डेटा ऑन साइन एंड जो भी इंटरव्यू सर्वेज हैं या फील्ड या जियो स्पेशल मैपिंग, इन सब से क्या होगा हमें ये पता चल जाएगा कि आखिरकार स्नो लेपर्ड का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक हमें मैप मिलके तैयार हो जाएगा। स्टेप 2 हमारा ये रहेगा कि स्नो लेपर्ड कहाँ है, इसे एस्टिमेट करा जाएगा कैमरा के माध्यम से, कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से, जेनेटिक्स इन हैबिटेट पैचेस जो कि लो और हाई क्वालिटी के हैं, एज अ फंक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेंसिटी अक्रॉस स्पेस। ये आपको सब पता चलेगा। अब जो पहला वाला स्टेप है ना, ये स्टेप दूसरे वाले स्टेप को के बारे में समझाएगा कि किस तरीके से हम डिज़ाइन करें सेकेंड स्टेप को, ना पहला स्टेप इसमें हेल्प करेगा। तो इस SPAI के तहत जो पहले मैंने बताया था, इस के तहत जो असेसमेंट है पॉपुलेशन की वाइल्ड की, है ना, प्रे स्पीशी की, जैसे कि ब्लू शीप हो गया, आइबेक्स हो गया, अर्गाली हो गया, दूसरी चीज़ों की जितनी भी है, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे देखा जाएगा इसको, और ये सर्वे जो है वो किया जाएगा ताकि सिचुएशन प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो, इकोसिस्टम का प्रॉपर असेसमेंट हो, इनके खतरों का। इंडिया के अंदर आज के टाइम पे तो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन बढ़ के कम से कम 1.5 गुना हो गई है, मतलब 1.5 गुना से भी ऊपर ही हो गई है कंपैरेटिवली टू यहाँ उस समय तो सिर्फ 7910 था जब ये 2014 में सर्वे किया गया था। मतलब 60% से ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है पॉपुलेशन में अभी देखा जाए तो। तो कुल मिला के बात ऐसी है। और जो स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश की, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की, यहाँ पे हाईएस्ट लेपर्ड के एस्टिमेट देखने को मिले हैं, तो एक अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम जो है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जनवरी 2009 में जो आया था उसके बारे में आपको समझाती हूँ। उद्देश्य ये था कि हमें नॉलेज बेस्ड और अडेप्टिव कंजर्वेशन को बढ़ाना है ना, जो पूरी तरह से लोकल कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करे, जो भाई वो कम्युनिटीज़ जहाँ पे स्नो लेपर्ड रहते हैं वहाँ जो आसपास कम्युनिटी रहती हैं उनका भी हो, और वो भी कंजर्वेशन एफर्ट्स में मदद करें। उद्देश्य ये था कि हम सेव करें, कंजर्व करें इंडिया का जो यूनिक नेचुरल हेरिटेज है, इतने हाई एटीट्यूड की वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, इनका हैबिटेट। तो ये सब आप कैसे कर सकते हो भाई? पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज़ ला सकते हो, एक्शंस ले सकते हो, उससे आप कंजर्व कर सकते हो। लोकेशन की बात करें तो सारे ही बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लैंडस्केप जो हिमालय के हाई एटीट्यूड रीजन्स में है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, उसमें हम इसको कवर करेंगे। और जो प्रोजेक्ट है स्नो लेपर्ड का, ये डिज़ाइन भी करा गया है सारे ही बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैबिटेट के लिए जो कि स्नो लेपर्ड की रेंज के तहत आते हैं, चाहे इनकी जो भी ओनरशिप हो, है ना, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया हो चाहे कॉमन लैंड हो, सब कुछ इसको कवर है। एस्टिमेटेड करीब 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर विद इन इंडिया, ये सारे एरियाज के अंदर जनरली नॉन फॉरेस्टेड या
पार्शली फॉरेस्टेड हाई एल्टीट्यूड रीजन्स भी हैं हिमालय के, ट्रांस हिमालयन भी हैं जो 3000 मीटर के ऊपर के एलिवेशन के हैं वेस्टर्न हिमालय में, या 4000 मीटर के ऊपर के जो एरिया हैं ईस्टर्न हिमालय में। तो ये सब तो लोकेशन हो गई। अब बात आती है क्यों हमें हमारा जो हाई एल्टीट्यूड का इकोसिस्टम है इतना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। साथियों, हाई एल्टीट्यूड का रीज़न हम मानते हैं 3000 मीटर से ऊपर करीब 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक, जिसमें हिमालय, आपका ट्रांस हिमालय बायो जियोग्राफिक जोन्स आती हैं। यहाँ पे बहुत ही यूनिक वाइल्ड लाइफ आप देखोगे जो ग्लोबल कंजर्वेशन इम्पोर्टेंस की हैं, और इसके अंदर आप बहुत ही हाईली इंडेंजर्ड पॉपुलेशन पाओगे स्पीशीज़ की, जैसे मैंने बताया स्नो लेपर्ड की, है ना, स्नो लेपर्ड 2 स्पीशी बियर की इसमें आती हैं, भालू, उसके अलावा वुल्फ है, रेड पांडा है, माउंटेन माउंटेन अनगुलेट्स हैं, जैसे कि आपके वाइल्ड याक हो गए, शीरू हो गया, तिबेतियन गैजेल हो गया, तिबेतियन अर्गाली हो गया, लद्दाख उरियल, 2 स्पीशीज़ में आप मस्क डियर की पाओगे, हंगुल पाओगे, 3 स्पीशी आप गौरल, सेरो, ताकिन वगैरह की पाओगे। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड में जो लेक्स हैं, बॉग्स हैं, ये भी ब्रीडिंग ग्राउंड से बहुत सारे एवी फौना की, जैसे ब्लैक नेक्ड क्रेन यहाँ आप पाओगे, बार हेडेड गीस पाओगे, आपका ब्राह्मिनी डक्स पाओगे, ब्राउन हेडेड गल्स वगैरह पाओगे। तो ये सब भी आप यहाँ पाओगे, और इसलिए ज़रूरी है इतना ऊपर हम जो है अपना इस हाई एल्टीट्यूड को बहुत ज़्यादा कंजर्व करना। और इंडिया ने रेटिफाई भी करा है इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को जो प्रमोट करते हैं कंजर्वेशन हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ स्पीशी का, जैसे कि स्नो लेपर्ड वगैरह का। दोस्तों, 2003 में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ ने इंक्लूड करा था स्नो लेपर्ड को एक कंसर्ड एक्शन स्पीशीज़ के तहत अंडर इट्स अपेंडिक्स 1 में। सेम तरह से 2003 में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, दैट इज़ अपना जो साइट्स है, इसने भी स्कोप को साइट्स टाइगर इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स के बढ़ाया था, जिसमें सारे ही एशियन बिग कैट स्पीशी को इसके अंदर डाल दिया था, जिसमें स्नो लेपर्ड भी थे। तो दोनों ही केसेस में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था अपना कंजर्वेशन जो इम्पोर्टेंस है स्नो लेपर्ड को इंटरनेशनली इसे बढ़ाने में, और हर एक स्टेट यहाँ पे एक बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट को सेलेक्ट करेगा, डेवलप करेगा साइंस बेस्ड पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन प्रोग्राम को उस स्टेट के अंदर पहले 5 सालों में प्रोजेक्ट लेपर्ड के, तो उसके बाद धीमे धीमे जो भी है इंपॉर्टेंट साइट्स, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स बढ़ती जाएंगी। तो ये कुछ कहानी है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की। दूसरा है सिक्योर हिमालय। अब ये क्या है साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कोलैबोरेशन करा यूएनडीपी के साथ में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में, और प्लान ये करा कि हम कंजर्व करेंगे स्नो लेपर्ड्स को, कैसे प्रोटेक्ट करके उनके हैबिटेट को जहाँ वो रहते हैं, और इकोलॉजी जो हिमालयन रेंजेस की हैं उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, है ना, लाइव्स माउंटेन कम्युनिटीज़ की और इम्प्रूव करेंगे। इसके अंदर साथियों हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम का रीजन कवर किया गया। मेन जो फोकस डाला गया, फोकस एरियाज ये थे कि हमने ये सोचा कि हम मजबूत बनाएंगे, इम्प्रूव करेंगे अपना प्रोटेक्टेड एरिया का नेटवर्क। इसके अलावा लैंडस्केप लेवल अप्रोच लेंगे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने को लेके, कंट्रोल होगी यहाँ पे पोचिंग की और इलीगल ट्रेड की वाइल्ड लाइफ के अंदर। इसके अलावा जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होते हैं इनको यहाँ हमें ख़त्म करना है, इसका रिस्क हटाना है, और इसके अलावा मैनेजमेंट करना है टूरिज्म का इन वाइल्ड लाइफ एरियाज। तो ये पूरी कहानी है सिक्योर हिमालयाज की। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है जो कि है प्रोजेक्ट सी टर्टल। क्या है साथियों? साथियों सी टर्टल की 5 स्पीशी आप इंडिया के कोस्टल वाटर्स में पाओगे। इनमें नाम जो आता है वो बहुत फेमस आप सुनते रहते होगे, ऑलिव रिडले टर्टल, ठीक है, ग्रीन हॉक्सबिल, लेदरबैक और लॉगरहेड का। ये प्रोटेक्ट करे गए हैं शेड्यूल 1 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। तो ये जो लॉगरहेड है, ये जो टर्टल्स हैं ये बाकी के जो मतलब एक्सेप्ट लॉगरहेड इसको छोड़ के बाकी के जो 4 मैंने बताए ये इंडियन कोस्ट लाइन पे ही नेस्ट करते हैं, और जो आइलैंड्स हमारे इंडिया के हैं इसी पे ही
नेस्टिंग इनकी होती है प्रॉपर। और जो सी टर्टल्स हैं ये हमें दिखाते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हैं कि ये दर्शाते हैं कि जो मरीन इकोसिस्टम है वो हेल्दी है। और इससे हमारा एक फ़ायदा और है लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, सोर्सफुल ये है क्योंकि कह दिया कि मरीन इकोसिस्टम हेल्दी है, ये सी टर्टल तभी यहाँ है, तो टूरिज़्म यहाँ बढ़ता है, तो यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा होता है। तो आप कहेंगे कि मैम इस बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ खतरा ज़रूर ये फेस करते होंगे। जी हाँ, जो थ्रेट्स ये फेस करते हैं उनमें पहली बात तो आती है कि ऑन शोर थ्रेट्स हैं। दूसरा कि लॉस है इनके नेस्टिंग बीच का। देखिए नेचुरल वजह भी हैं, इरोजन होती है, शिफ्टिंग सैंड्स होती है ना, उसके अलावा साइक्लोन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ वजह हैं। लेकिन ह्यूमन इंड्यूस जो चीज़ें हैं वो तो समझ लीजिए प्लांटेशन, आपका जो कैसुरिना प्लांटेशन करते हैं, सैंड माइनिंग हो रही है, तो इससे इनको इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे यहाँ तो मतलब इतना नेचुरली ख़राब है तो हम लोग इतना ख़राब कर देते हैं। दूसरा खतरा जो है वो है कोस्टल डेवलपमेंट। साथियों डिस्टर्ब जो हो रहा है नेस्टिंग बीचेस का, लॉस जो हो रहा है कंस्ट्रक्शन होने की वजह से, पोर्ट बनाए जाए हैं यहाँ पे, जेटीज, रिजॉर्ट्स, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के चक्कर में, तो ये डिस्टर्ब और लॉस होता है कि नेस्टिंग बीचेस का। तीसरा पॉल्यूशन एक वजह है। देखिए हल्का फुल्का पोल्यूशन भी होगा, या मरीन प्लास्टिक का जो कूड़ा होता है, तो ये जो पोल्यूशन है ना, और पोल्यूशन पोर्ट बनाने की वजह से भी होता है, फिश लैंडिंग्स, रिजॉर्ट्स है, टूरिज्म बन रहा है तो नियर द बीच, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इनके पॉपुलेशन में दिक्कत। चौथी बात नेस्ट प्रिडेशन, ये वाइल्ड प्रिडेटर जैसे जैकॉल हो गए, वाइल्ड पिग वगैरह हो गए, ये आके सब कब्जिया लेते हैं, खा पी लेते हैं, है ना। तो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स भी सब खराब करते हैं इनका। तो ये ऑन शोर थ्रेट्स हैं। अब ऑफ शोर क्या खतरा है इनको, ये समझते हैं। देखिए फिशिंग रिलेटेड मोर्टेलिटी इनकी हो जाती है। देखिए इनको पकड़ लेते हैं समझ के मछली है ना, तो ये एक दिक्कत है। गिल नेटिंग हो जाती है, टॉलिंग हो जाती है। ऑफ शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन है। अब क्या हुआ, इनका हैबिटेट ख़त्म हो गया, ऑयल स्पिल हुई, जैसे पानी के ऊपर तेल वेल आ गया तो फिर इनके साथ दिक्कत। डिस्टर्बेंस होता है, एक्सेसिव जो मूवमेंट होता है वेसल्स का, इसकी वजह से अब ये जी रहे हैं, ऊपर से नो शिप निकल गई, लुढ़क गए बेचारे, तो ये दिक्कत है। पोल्यूशन की बात करें वहाँ भी है, प्लास्टिक, ऑयल स्पिल्स, जो कोस्टल इंडस्ट्रीज़ और सीवेज का डिस्चार्ज समुद्र में डाल देते हैं, तो ये है। और एक वजह इनको डिजीज़ होने की भी है। देखिए डिजीज़ बड़ा लंबा नाम है, पहले लिख दें नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक सेकेंड, ओके चलो पढ़ते हैं हम इसको एक दिन लगा के। नाम है डिजीज़ का फाइब्रो पैपिलोमेटोसिस, ठीक है। ये एक्सटर्नल ट्यूमर होते हैं जो वाटर पोल्यूशन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये सब खतरे हैं इनको। अब सी टर्टल प्रोजेक्ट की आइए थोड़ी सी बात कर ली जाए। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट प्रपोर्शन वर्ल्ड के ऑलिव रिडले टर्टल की पॉपुलेशन ये हर साल विंटर में आती है इंडिया में, इंडिया के कोस्टल वाटर्स में आती है नेस्टिंग के लिए, मेनली ईस्टर्न कोस्ट में आपको देखने को मिलेगी। उद्देश्य है कंजर्वेशन को ऑलिव रिडले टर्टल्स को और दूसरे इंडेंजर्ड मरीन टर्टल्स को। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने शुरुआत करी सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की। इसमें यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेशन करा, नवंबर 1999 की बात है, विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनी। प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करा गया करीब 10 कोस्टल स्टेट में हमारे देश की, ठीक है। और इसमें स्पेशल एम्फेसिस जो है वो उड़ीसा के अंदर डाली गई, जो कि आप अक्सर न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे। प्रोजेक्ट ने काफ़ी मदद करी है ना, प्रॉपर इन्वेंट्री मैप बनाया, ब्रीडिंग साइट्स क्या है सी टर्टल की पता लगाया, नेस्टिंग और ब्रीडिंग हैबिटेट क्या है अलॉन्ग द शोर लाइन, माइग्रेटेड रूट क्या लेते हैं, ये कैसे आते हैं सी टर्टल, डेवलपमेंट करा गाइडलाइंस का कि हम कैसे इनको सेव करें और कम से कम टर्टल मोर्टेलिटी को कर सके, मरे कम से कम। डेवलपमेंट किया नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, कोलैबोरेटिव एक्शन लिया सी टर्टल को कंजर्व करने के लिए। और ऐसी बात है गाइडलाइंस करें कि हमें टूरिज्म ऐसा करना है जिससे दिक्कत ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि मतलब इनको प्रॉब्लम ना हो। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो दिखाई कि भाई मतलब जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो दिखाई, यूज़ ऑफ सैटेलाइट टेलीमेट्री का हमने यूज़ करा पता लगाने के लिए कि ये माइग्रेटरी सी टर्टल का रूट क्या है। ऑलिव जो रिडले टर्टल है ये सी के अंदर कैसे होकर आ रहे हैं, कहाँ से होकर आ रहे हैं। तो फिशरमैन्स को कहा भाई देखो आप इस तरीके से यहाँ इन सब चीज़ों का यूज़ ना करो जिससे ये फिशिंग नेट में फंस के मर जाए। तो ये रहा सी टर्टल का प्रोजेक्ट की डिटेल। अब हम आपको बताते हैं इंडियन मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 से 26 तक का क्या है।
साथ ही उसका उद्देश्य है वही कि हम मरीन टर्टल को कंजर्व करेंगे और वैसे ही स्पीशीज़ को भी कंजर्व करेंगे, उनके हैबिटेट को करेंगे ताकि मरीन इकोसिस्टम हेल्दी रह सके। यह एक्शन प्लान ये लाया गया था, प्रपोज करा गया था कि अडॉप्ट किया जाएगा नेशनल और स्टेट लेवल की सरकारों के द्वारा। उद्देश्य ये था कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो वजह है मरीन टर्टल की जो मरने की, मोर्टेलिटी की, उसे हम कम करेंगे किसी भी हालत में। दूसरी बात कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे और रीहैबिटेट करेंगे मरीन टर्टल के हैबिटेट को। तीसरी बात कि अंडरस्टैंडिंग जो मरीन टर्टल की है उसे और इम्प्रूव करेंगे, उनके हैबिटेट को, और कैसे, रिसर्च के माध्यम से, मॉनिटरिंग के माध्यम से, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के माध्यम से। चौथी बात कि हम पब्लिक अवेयरनेस और बढ़ाएंगे, एजुकेशन को बढ़ाएंगे कंजर्वेशन को लेके मरीन टर्टल के और उनके हैबिटेट के। पांचवी बात कि हम लाइवलीहुड जो कोस्टल कम्युनिटीज़ का है उसे और बढ़ाएंगे, कैसे, प्रमोट करके सस्टेनेबल इको टूरिज्म को। छठी बात कि हम नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मरीन टर्टल कंजर्वेशन में और बढ़ाएंगे। और सातवीं बात कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ को और मजबूत बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, बस इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं क्योंकि उसके बाद वाला पार्ट अपना लास्ट पार्ट हो जाएगा, तो दूसरा भी छोटा रहेगा तो आपको भी बोरिंग नहीं लगेगा। तो कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं और आपको हर जगह पे डिटेल्स और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। बाकी आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मुझे मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।